products. We are committed to provide. आए भूकंप के बाद में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भूकंप को लेकर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि पीएम ने लिखा अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसमें कि उन्होंने चिंता साफ तौर पर इस पर जाहिर की है। जिस तरीके से आज 7.2 की तीव्रता के साथ जो भूकंप आया, उसमें लिखा है पीएम ने कि सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय में म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ में संपर्क में रहने को कहा है। लखनऊ में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ है। लोकतंत्र की जिस विधा को अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्र है। इसके 3 पिलर हैं। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये 3 पिलर से ही देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। विधायिका वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। उसकी चर्चा का विषय मंच ये होता है। देश के अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि या राज्य के अंदर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को यहां पर रखते हैं। उसके लिए भी जो सत्र चलेंगे उसमें आपको मालूम होगा कि जो भी माननीय सदस्य है वहां पर आता है वह नियम के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकता है। उसके लिए भी अलग अलग नियम के अंतर्गत अलग अलग समय निर्धारित होता है प्रतिदिन का। उन मुद्दों को उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करना है। और यहां पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो, उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास ये शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी है। सामान्य रूप से अपराध होता है, उसको रोकने का दायित्व तो पुलिस के पास। पुलिस कार्रवाई करती है, अपराधी को सजा देनी है तो न्यायालय उसको सजा देगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट किसी भी पुलिस अधिकारी के पास, थाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, या एक लेखपाल से लेकर के मुख्य सचिव के स्तर तक एक प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा में लगा रहता है। इस सब के बावजूद अगर कहीं पर किसी को लगता है कि नहीं, उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। वह भी उनके बारे में बोलता है कि भाई नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए एक मंच और खड़ा होता है कि वह न्यायपालिका में जाकर के, अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके भी, उसमें जाकर के अपनी बात को वहां पे रख सकता है। यानी ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक नीति बनाने का काम करता है, यानी कानून भी बनाता है, एक उसको लागू करता है
और अगर कहीं पे कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो एक उसकी विवेचना करने का काम भी करता है या उसके परिमार्जन के लिए आगे उस दिशा में प्रयास भी करता है। इसलिए इन तीनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में मानना चाहिए। जब तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। और इसीलिए युवा संसद का उद्देश्य भी है ये नहीं कि आप केवल हर व्यक्ति केवल आज से शुरू कर दे कि अब तो मुझे नेता ही बनना है। नेता का मतलब एक नेतृत्व का गुण आपके मन में विकसित होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप विधायिका के माध्यम से, आप कार्यपालिका के किसी तंत्र के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपनी सेवाएं दे सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, न्यायपालिका की सर्विस में भी आप जा सकते हैं, हायर जुडिशरी की सेवा में या अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के आप अपनी सेवाओं को दे सकें। लेकिन उन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट करने की, कुछ लीक से हट करके जब आप करते हैं वही लोगों के लिए प्रेरणादायी बनती है और वही नेतृत्व का गुण विकसित करने की एक नई कला आपके अंदर पैदा करती है। जब हम लकीर का फकीर बन जाते हैं, जब हम लकीर का फकीर बनते हैं और अपने कार्य से मुंह चुराते हैं तो वहीं पर हमारे पराभव का कारण बनता है। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती हैं अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश की पूरी व्यवस्था का संचालन होता है एक संविधान से। हम कानून कोई भी बनाते हैं, भारत का संविधान हमारे सामने होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। उसका जो ड्राफ्ट था वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा को सौंपा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 से इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके पीछे का भाव ही था, इसके पीछे का भाव ही यही था कि हम लोग अपने संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। कृतज्ञता इस बात के लिए ज्ञापित कर सके कि इन्होंने भारत का संविधान हमें दिया जो भारत की 25 यानी देश की 140 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर बिना किसी भेदभाव के मताधिकार के उपयोग की ताकत देता है, बिना भेदभाव के हर एक व्यवस्था के साथ जुड़ने का पूरा अवसर देता है। लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व क्या है? अक्सर होता था और एक समय ट्रेंड भी चला था देश के अंदर बहुत ज्यादा कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। उसके दुष्परिणाम लोगों ने देखे। बहुत सारे राज्य तबाह हो गए। आर्थिक रूप से जो देश के कभी समृद्ध राज्य माने जाते थे
कंगाल हो गए। बहुत सारे नगर ऐसे थे जो देश के अंदर अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते थे, वे पूरी तरह अस्तित्व से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए केवल अधिकारों की बात नहीं, बल्कि भारत का संविधान अगर हमें मौलिक अधिकार देता है तो हमें हमारे मूल कर्तव्यों के प्रति भी एहसास कराता है। और उन मूल कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा था, एक विजन रखा था, एक विजन डॉक्यूमेंट 25 वर्ष का, कि देश जब 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल की यात्रा अपनी पूरी कर रहा होगा आजादी की, तब कैसा भारत चाहिए? तब कैसा भारत चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए? हमारे स्तर पर प्रयास होने हैं हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, और ये पंच प्रण ही जिसमें विरासत के सम्मान से लेकर के अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने तक अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अपने विरासत का सम्मान करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अलग अलग क्षेत्र में जो 5 प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिलाए थे, वे पंच प्रण इसके आधार बनेंगे। और उस पंच प्रण की आधारशिला को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति को हमें जागरूक करना होगा, क्योंकि जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में वर्ष मना रहा होगा, तब आपकी उम्र वह होगी जो आज हमारी उम्र है। उन स्थितियों में आपके हाथों में नेतृत्व होगा, जीवन के अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व होगा। कोई विधायिका के माध्यम से होगा, कोई कार्यपालिका के माध्यम से होगा, कोई न्यायपालिका के माध्यम से होगा। किसी के पास जीवन के अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व के गुण विकसित हो रहे होंगे। और याद रखना, नेतृत्व का गुण विकसित होने के लिए व्यक्ति का आचरण और उसका विचार, ये दोनों बहुत मायने रखता है। आचार और विचार में समन्वय व्यक्ति को हमेशा एक नई ऊंचाई को आगे ले चलने के लिए प्रेरित करता है। जब दोनों में विषमता होती है और जन विश्वास का प्रतीक नहीं होता। हमारा विचार सबसे पहले ऐसे होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी हो, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेनी हो, उसका विचार आपको बता देगा। उसके विचार कैसे हैं, उसका आचरण बता देगा। इसमें समन्वय व्यक्ति को अंतःकरण से करना होगा। लेकिन आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए समाज के प्रति, यह आपकी पृष्ठभूमि के बारे में बता देता है। एक छोटी सी कथा आती है। एक जंगल में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति रहता था। वो जंगल में बैठ करके साधना कर रहा था। ऐसे भी दृष्टिबाधित था, कोई दूसरा उपाय था नहीं, तो उसी जंगल में रहकर के कुटिया बना करके रहता था। जो लोग वहां से गुजरते थे कुछ दे देते थे, तो अपनी आजीविका चला लेता था। एक दिन एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो चलते 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 वह बहुत अंदर चला गया। एक मृग का पीछे करते करते वह जब अंदर गया, जंगल में भटक गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि यार देखो, रास्ता ढूंढो, कैसे आगे निकलते हैं, और वो मृग किधर चला गया ये भी मालूम करो।
तो सैनिक गए तो उनका मुकाबला उस वृद्ध दृष्टिबाधित व्यक्ति से होती है। तो वह व्यक्ति जब जाता है, सैनिक जाता है, पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति को देख के कहता है कि क्या भाई सूरदास, तुमने कोई मृग को जाते हुए इधर से देखा है? तो उसने कहा भाई मैं कैसे देख पाऊंगा, मेरे पास तो ईश्वर ने आंख ही नहीं दी है, दृष्टि ज्योति ही नहीं दी है, मैं कैसे बता सकता हूं। खैर, वह अभद्र व्यवहार करते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद राजा का मंत्री उधर से गुजरा। राजा का मंत्री उधर से गुजरा तो उन्होंने उससे सिपाही की तुलना में थोड़ी शालीनता के साथ बात करी। कहा कि सूरदास जी, आपने यहां से किसी व्यक्ति को या किसी उसको गुजरते हुए देखा है? उसने फिर वही नकारात्मक जवाब दिया। कहा कि भी मुझे तो दृष्टि ही नहीं दी गई है, तो मैं कैसे देखता हूं। कुछ देर बाद वहां पे राजा पहुंचे। राजा वहां पहुंचे, कुटिया के पास गए, उन्होंने पहले उसे प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने उसको बड़ी शालीनता के साथ कहा बाबा जी, आप यहां कब से रहते हैं और यहां कैसे आपकी आजीविका चलती है? वो भोजक था। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या यहां से कुछ लोगों को आपने जाते हुए देखा है? राजा ने कहा हां। उन्होंने, जो सूरदास था, उसने कहा कि हां, पहले यहां से मृग दौड़ा था, बाद में आपके सिपाही गए थे और फिर आपका मंत्री गया था, और अब आप राजा में से आके बात कर रहा है, तो मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा, भुचक थे। उसने कहा इनके पास तो नेत्र ज्योति नहीं है, कैसे इन्होंने मुझे पहचाना? तो उन्होंने पूछा, कहा बाबा जी आप बताइए, आपके पास तो नेत्र ज्योति नहीं है, आपने कैसे पहचान लिया कि मैं राजा हूं? उन्होंने कहा नहीं, आपका व्यवहार, आपका आचरण ये बताता है कि आप ही राजा होंगे। कहा कि आपको कैसे पता लगा कि जो इससे पहले गया वो मंत्री था? कहा उसका व्यवहार बता रहा था। हाँ, उससे पहले जो गया वो सिपाही है, कैसे आपने अंदाजा? अब इसका लहजा ही बात करने का ऐसा था कि मैंने अंदाजा लगा लिया कि वह जरूर कोई सिपाही होगा। याद रखना, वह आपके व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है। और याद रखना, भारत की पहचान इस दृष्टि से दुनिया में एक विशिष्ट है। भारत भारत क्यों बना, हमें इसको जानने का प्रयास करना चाहिए, और इसलिए महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे हमारे यहां रिश्तों की एक अनुपम श्रृंखला है। भारत को बदनाम तो भारत के उन कुछ लोगों ने किया जिनके स्वयं भी भारत के मूल्यों, भारत के आदर्शों और भारत के महापुरुषों पर जिनके मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं, उन्हीं लोगों ने भारत को बदनाम किया। अन्यथा भारत से अच्छा रिश्तों को सजोने वाला देश दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा। आप देखिए ना, आप किसी भी जगह पर आप जाइए, आप सामान्य रूप से, आज हो सकता है पाश्चात्य कल्चर जहां पे हावी हो गया हो, वहां की बात छोड़ो, सामान्य ठेठ देहाती क्षेत्रों में आप जाएंगे,
वहां कोई भी अपरिचित मिलेगा, अगर आप छोटे हैं तो लोग आपसे भैया बोलेंगे, आप उनसे बड़े हैं तो भाई साहब बोलेंगे, आप थोड़ा प्रौढ़ हैं और उनके पिता से छोटे हैं तो चाचा बोलेंगे, अगर आप पिता की उम्र से बड़े दिखाई दे रहे हैं तो आपको ताऊ बोल देंगे, आप और बुजुर्ग लग रहे हैं तो लोग दादा भी बोल लेंगे, काका बोल लेंगे, लेकिन बड़ी शालीनता के साथ लोग बात करेंगे, अपनी बात को कहते हैं। ऐसे ही महिलाओं के साथ भी, छोटी है तो बेटी लोग बोल लेंगे, बड़ी है तो बहन बोल लेंगे। ये संबोधन कल भारत के अंदर ही हो सकता है। अपरिचित को भी यह संबोधन, हाय हेलो नहीं, हम रिश्तों के संबोधन से समाज को जानते हैं। गांवों में भी यह संबोधन इस रूप में है। आप भारत के प्राचीन गांवों को देखेंगे, भले ही जातियां अलग अलग रही हों, लेकिन गांव या अगल बगल के क्षेत्र में यही संबोधन होते थे। कोई भी एक दूसरे का, यानी उम्र से बड़े किसी भी व्यक्ति का, वो किसी भी जाति का हो, कोई नाम नहीं लेता था। ये संबोधन ये भारत की पहचान, यही शिष्टाचार है और यही शिष्टाचार भारत को दुनिया के अंदर विशिष्ट बनाता है। यह हमारे संस्कार को भी प्रदर्शित करता है और यही चीज हमें अपने दैनिक जीवन में भी तय करना होगा। जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति जाता है, मैंने कहा ना, नेतृत्व का गुण विकसित हो, युवा ताकत, युवा शक्ति के मन में, हर एक क्षेत्र में, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है। युवा संसद का उद्देश्य ही यही है, नेतृत्व की क्षमता, वह गुण हम विकसित करें और वह विकसित करने की एक नई प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा संसद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में उन गुणों से उत्प्रोत होकर के आगे बढ़ सके जो किसी भी नेतृत्व के मन में होना चाहिए। आप धार्मिक क्षेत्र में बन सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं, आप हर एक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब, युवा संसद का मतलब केवल नेताओं की फौज खड़ा करना नहीं। और जो यहां पे भी हमारे दोनों पीठासीन अधिकारी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने, विधान परिषद के माननीय सभापति जी ने जो बातें कही, उन्हीं बातों को दिखाते हुए कि कैसे हम नेतृत्व की इस क्षमता को विकसित करते हुए अपनी बातों को प्रभावी ढंग से किसी एक मंच पर रख सकते हैं। अपनी बात को, संवाद एक मायने रखता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। हम अपनी बात को रखने का तरीका, और अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कम बातों में, कम शब्दों में अपनी बात को रखते हैं, वो प्रभावी होगा। बहुत लंबा चौड़ा बोलेंगे तो आप स्वयं उसमें उलझ जाएंगे। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी ने तय कर लिया है कि